1916 में साइबेरिया में बैकाल झील के दक्षिण के एक नगर इरकुत्स्क में एक बड़ा समारोह हुआ था, जिसका उद्देश्य था इस दूर दराज इलाके में विश्व युद्ध की विभीषिका झेल रहे लोगों का मनोबल बढ़ाना। रूस के जार या कहें महाराजा निकोलस द्वितीय इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि महज एक साल के अंदर वो साइबेरिया वापस लौटेंगे, लेकिन रूस के जार के रूप में नहीं, बल्कि एक कैदी के रूप में, एक साधारण नागरिक की तरह। किसी को इस बात का गुमान भी नहीं था कि हजारों राजनीतिक कैदियों को साइबेरिया में जबरदस्ती मजदूरी कराने या निर्वासन की सजा देने वाले निकोलस द्वितीय खुद वहां एक कैदी के रूप में जाएंगे। फरवरी 1917 में रूसी क्रांति के बाद सत्ता से बेदखल होने के बाद उनको व उनके पूरे परिवार को पहले तबोल्स्क भेजा गया था। कुछ दिनों बाद उन्हें एकटेरिनबर्ग में स्थानांतरित कर दिया गया था। जुलाई 1918 में रूसी नेतृत्व ने उन्हें व उनके पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला लिया था। 16 और 17 जुलाई 1918 की रात 1 बजे तक याकोव यूरोस्की पार्टी नेतृत्व से एक कोड चिमनी स्वीप का इंतजार कर रहे थे। रात 1:30 बजे उनके पास ये कोड पहुंचा। उसके तुरंत बाद हत्यारों के नेता यूरोस्की ने सीढ़ियों के ऊपर जाकर पूरे राज परिवार को जगा दिया था। उसकी जेब में एक कोल्ट पिस्टल और 7 गोलियों की एक कार्ट्रिज स्लिप थी। अपनी कोट में उसने लकड़ी के हत्थे वाली लंबी नाल की एक और माउजर पिस्टल और 10 कारतूसों की एक स्ट्रिप छिपा रखी। जब उसने दरवाजे को खटखटाया तो सबसे पहले राज परिवार के डॉक्टर यूगीन बॉटकिन ने दरवाजा खोला। यूरोस्की ने उनसे कहा, शहर में अशांति फैलने की वजह से जरूरी हो गया है कि पूरे राज परिवार को नीचे तहखाने में ले जाया जाए। बॉटकिन को सारी बात तुरंत समझ में आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बोल्शेविक विरोधी सेना के हजारों लोग एकटेरिनबर्ग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां रूसी राज परिवार पिछले 78 दिनों से रह रहा था। यूरोस्की ने कहा कि राज परिवार जल्द से जल्द कपड़े पहन ले ताकि उन्हें नीचे तहखाने में ले जाया जा सके। बॉटकिन उन सबको जगाने चले। उन सबको तैयार होने में 40 मिनट लगे। रॉबर्ट के मैसी अपनी किताब द रोमानोव्स द फाइनल चैप्टर में लिखते हैं, 50 वर्षीय निकोलस और उनके 13 वर्षीय बेटे एलेक्सिस ने सैनिक स्टाइल की कमीज, पतलून और बूट पहने। 46 वर्षीय पूर्व रानी अलेक्जेंड्रा और 4 बेटियों ओल्गा, दरियाना, मैरी और अनस्तीसिया ने भी अपने कपड़े पहने। यूरोस्की ने आगे चलते हुए उन्हें नीचे जाने का रास्ता दिखाया। जार निकोलस उनके पीछे चल रहे थे। उन्होंने अपने बेटे एलेक्सिस को अपनी गोद में उठा रखा था, क्योंकि वो हीमोफीलिया से पीड़ित था और चल नहीं सकता था। एलेक्सिस का वजन करीब 40 किलो था, लेकिन निकोलस बिना लड़खड़ाए उन्हें लिए हुए चल रहे थे। उनके ठीक पीछे रानी चल रही थी, जिनका कद उनके पति से लंबा था। उनके पीछे उनकी बेटियां थीं, जिनके हाथ में 2 कुशन थे। सबसे पीछे उनकी सबसे छोटी बेटी अनास्तीसिया थी, जिनके हाथ में उनका पालतू कॉकर स्पेनियल कुत्ता जेमी था। यूरोस्की उन्हें नीचे तहखाने में सबसे कोने वाले कमरे में ले आए। ये कमरा 11 बाई 13 फीट का कमरा था, जहां से सारे फर्नीचर को हटा दिया गया था। यूरोस्की ने उन्हें यहां इंतजार करने के लिए कहा। रानी अलेक्जेंड्रा ने खाली कमरा देखते ही पूछा, क्या कोई कुर्सी नहीं है? क्या हम बैठ भी नहीं सकते? रॉबर्ट सर्विस अपनी किताब द लास्ट डेज ऑफ निकोलस II एंड द रशियन रिवॉल्यूशन में लिखते हैं। ये सुनकर यूरोस्की ने 2 कुर्सियां लाने का आदेश दिया। उनके दल के एक सदस्य ने एक दूसरे सदस्य से फुसफुसाकर कहा, राजा को कुर्सी चाहिए, लगता है वो कुर्सी पर बैठकर मरना चाहता है। 2 कुर्सियां लाई गई। एक पर रानी अलेक्जेंड्रा बैठी, दूसरी कुर्सी पर निकोलस ने अपने बेटे एलेक्सिस को बैठा दिया।
उसके बाद यूरोस्की ने उन्हें 2 पंक्तियों में खड़ा कर दिया। तभी यूरोस्की ने रिवॉल्वर से लैस अपने 11 साथियों को अंदर बुला लिया। रॉबर्ट के मैसी लिखते हैं, तभी यूरोस्की ने अपने बाएं हाथ में एक कागज पढ़कर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखते हुए कि आपके रिश्तेदार सोवियत रूस पर हमला जारी रखे हुए हैं, यूराल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आपको मृत्यु दंड देने का फैसला किया है। निकोलस ने तुरंत मुड़कर अपने परिवार की तरफ देखा और यूरोस्की के आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या क्या? यूरोस्की ने तुरंत वो सब फिर दोहरा दिया जो उसने पहले पढ़ा था। उसने उसी समय अपनी जेब से कोल्ट पिस्टल निकाली और निकोलस पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चला दी। गोली चलते ही अंदर घुस आए बाकी लोगों ने भी गोली चलानी शुरू कर दी। हर व्यक्ति को पहले से बता दिया गया था कि उसे किसको गोली मारनी है। उन सब से कहा गया था कि वो दिल का निशाना ले ताकि खून कब निकले और मौत जल्दी आए। 12 लोग गोली चला रहे थे। उनमें से कुछ तो अपने सामने वाले व्यक्ति के कंधों के ऊपर से गोली चला रहे थे। नतीजा ये हुआ कि कई हत्यारों के कंधे बारूद से जल गए और कुछ लोग तो शोर की वजह से कुछ देर के लिए आंशिक रूप से बहरे भी हो गए।